नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन सियासी हलचल से भरा पड़ा है। अब से चंद घंटे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने इमरान खान साहब के खिलाफ FIR काटी। 11 लोगों को FIR में नामजद किया गया। सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन अब मानते हैं कि ये एक ममनुआ फंडिंग केस है। जिन 11 PTI के लीडर्स के खिलाफ FIR काटी गई, उन्हें नामजद किया गया। उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का भी नाम है। क्या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहेगी? इसका कोई जवाब हमारे सामने नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन खबर एक ऐसे वक्त में आई जब इमरान खान साहब ननकाना शरीफ के अंदर एक बहुत बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे, और इस खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत उनके खिलाफ गंदी गंदी डीप फेक वीडियोज़ रिलीज़ करने वाली है। उनको अवाम में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको लोगों से बदजन करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इसको फाइट करूँगा और मैं अदालत में जाऊँगा, मैं अदालत से डिमांड करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बगिंग फैसिलिटी किस किस एजेंसी के पास है। बगिंग जरूर करते रहें अगर वो समझते हैं ज़रूरी है सिक्योरिटी में, लेकिन उन्हें लीक कौन कर रहा है और उनमें उनको मैनिपुलेट करके नई ऑडियोज़ कौन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि उनका कहना ये नहीं है कि मुख्तलिफ ऑडियोज़ में शायद आवाज़ के टुकड़े उनके नहीं हैं। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये कह रहे हैं कि इनको जोड़ा इस तरह से किया है कि अपनी मर्जी का मतलब वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर दो ये डेवलपमेंट्स है, तो तीसरी तरफ से हम देखते हैं कि पंजाब के वज़ीर दाखिला जनाब कर्नल हाशिम डोगर साहब ने एक ऐसे वक्त में रिज़ाइन कर दिया। हैंड रिटन नोट लिख के उन्होंने रिज़ाइन किया अपनी ज़ाती वजूहात पे, जब उससे थोड़ी देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PMLN रूलिंग हुकूमत जो लीड करती है PMLN, उसकी उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें PMLN ये चाहती थी कि 8 बाई इलेक्शन हलकों में, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो बाई इलेक्शन होने हैं 16 अक्टूबर को, उन्हें मुलतवी किया जाए, बिकॉज सिक्योरिटी एपरेटस इतना नहीं है और इमरान खान 12 और 17 तारीख के दरमियान में इस्लामाबाद पे हमला आवर हो सकते हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। इसलिए इंतज़ामी अमला अवेलेबल नहीं हो सकेगा इलेक्शन करने के लिए और उन्हें उसकी ज़रूरत है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस उज़र वैसे भी बहुत कमज़ोर था, उसे रद्द कर दिया। और एक उसमें हल्का ऐसा है NA 45 जो खैबर पख्तूनख्वा में है, उस पर इलेक्शन जो है उसे पोस्टपोन किया गया है। तो 8 हल्कों में से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 7 हल्कों के ऊपर इलेक्शन होंगे अक्टूबर की 16 तारीख को। इससे पहले दर हकीकत 9 हल्कों पे इलेक्शन होने थे, लेकिन कराची के एक हल्के पे, जहां अब 3 हल्के थे, वहां अब 2 रह चुके हैं क्योंकि अदालत ने 1 हल्के में इलेक्शन को रोक दिया था। अब 2 हल्के कराची के होंगे, 2 हल्के पंजाब के होंगे, 3 हल्के खैबर पख्तूनख्वा के होंगे। अब इस वक्त इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, FIA उनका नाम नामजद कर चुकी है, हाशिम डोगर रिज़ाइन कर चुके हैं, ECP फैसला कर चुकी है। क्या होने वाला है, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन कर सकेंगी तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंजलीब अब्बास साहिबा, राना एहसान अफजल खान ज्वाइन करेंगे हमें PMLN के रहनुमा, वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ देम, और आमिर ज़िया साहब पोलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। जी कौन सा? और सबसे पहले हम बात करेंगे शोएब शाहीन साहब से, जो प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स एंड देन मूविंग टू शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब, ये जो FIR में इमरान खान साहब का नामजद किया गया है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और लीगल क्या है? क्या FIA के बाद FIA अब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकती है? क्या इसका मतलब ये है कि वो बाई इलेक्शन में जहाँ 7 के 7 हल्कों में खुद खड़े हैं उनमें उनकी पार्टिसिपेशन को रोका जा सकता है? क्या उनकी जगह किसी और कैंडिडेट को वहां पे डालना पड़ेगा? क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इस स्टेज पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब, अब तो इलेक्शन, उस बाई इलेक्शंस के लिए सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। उसके लिए तो कोई नया कैंडिडेट नहीं आ सकता, और ना ही मेरा ख्याल है जो इन्होंने कवरिंग कैंडिडेट रखा था उनकी कोई सच को तैयारी होगी, ना वो उसको कैंडिडेट बनाएंगे। वो तो वैसे दाना खास्ता गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेल में बैठ के भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और उनको वैसे बेल पटिशन मूव करनी चाहिए और जमानत करा लेनी चाहिए। वो जो FIR आप देखेंगे, पिछले, हम इस FIR को डिस्कस किए बगैर हम अगर इस तरफ आ जाएं तो पिछले 5 महीनों में 25 FIR काटी गई हैं और उन्होंने जमानतें कराई हैं और पेश 25 FIR काटी गई हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। जी, ये लास्ट 5 to 6 मंथ, इस 5-6 महीने के अंदर तकरीबन के करीब 24 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, 26 हो सकती हैं, बट ये फिगर है जो उनके खिलाफ FIR काटी गई है।
तो बात यह है कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी के जिम्मेदार हैं वो तो ये मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, और जो इन्होंने जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, बेसिकली ये आपको याद होगा कि ये तहरीक चलाकर आए थे मूवमेंट के महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के। अब महंगाई इस कदर कर दी है, बिजली के बिल इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं और इनकी कारकर्दगी जीरो है, और अपने एनआरओ के जरिए आते साथ ही ईसीएल से अपने नाम निकलवाए और नए ब्लॉक को आते साथ अमेंड कर दिया। जो लोगों की नफरत थी ना, उसको कम करने के लिए या लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, और सैलाब के हवाले से भी इनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही। आप सिंध में उठा लें या जहां बलूचिस्तान में, तो अब फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही फेल हो गई है। लेकिन मसला ये है कि अब इनको प्रॉब्लम ये है कि लोगों की तवज्जो कैसे हटाएं। हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरा मीडिया सुबह से शाम तक 90% की बात करूंगा मैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक नैरेटिव एक दिन पहले बिल्ड किया जाता है, और इमरान खान के खिलाफ मैं थोड़ा सा इसका मेरी वो बात जो थी एफआईए की थोड़ी सी नाकाफी रह गई। आप कहते हैं कि गिरफ्तार टेक्निकली तौर पर एफआईए जो है वो गिरफ्तार कर सकती है और उनको अब प्री अरेस्ट बेल जो है वो लेनी चाहिए, लेकिन ये जो एफआईआर नामजदगी हुई है ये नाकाबिले अरेस्ट, ये नाकाबिले बेल तो नहीं है? कहीं ये ऐसा तो नहीं है केस जिसमें जमानत नहीं हो सकती, जिसमें नहीं मिल सकती आपको जमानत? नहीं, बेलेबल तो सच नहीं है, लेकिन जमानत जिसकी भी यानी जो जमानत के लिए जाएंगे बेल बिफोर अरेस्ट हो सकती है, फिर उसकी बाद कंफर्मेशन होती है। देखिए, इसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा सच इल्जाम नहीं है। आप अगर इसके कंटेंट्स ऑफ एफआईआर पढ़ेंगे तो बड़ी फ्रिवलस किस्म की वो एफआईआर है। इसको फ्रिवलस क्यों कहते हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास एक क्रिमिनल आता है, मुझे वकील करता है, मुझे फीस देता है, मैंने उसका सोर्स उसका नहीं पूछना कि तुम कहाँ से पैसे लेकर आए हो, उसने मुझे एक जायज तरीके से पैसे दिए। ये वाहिद पार्टी है जो माफिया से या बड़े लोगों से, मफादात परस्त टोलरों से पैसे लेके उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, ये आम पब्लिक से पैसे लेती है। अब आम पब्लिक में कोई भी शख्स पैसे देता है, ये अलग बात है कि वो उसका तरीक़ाकार जो था, उसमें जो लॉ था, पब्लिक वो जो आर्डर जो था, पॉलिटिकल आर्डर 2002 वाला, या अब उसको इलेक्शन एक्ट 2017 कहें, उसके अंदर जो तरीक़ाकार था वो ठीक नहीं था। ये अलग बात है कि वो तरीक़ाकार गलत था, या जिसके अंदर मसलन एक शख्स ट्रस्ट के लिए तो दे सकता है, लेकिन ऐसा कंपनी वाला अकाउंट से आप एक ही बंदा है अगर अपने जाती अकाउंट से दे देता है, तो वो तो अगर वो कंपनी के अकाउंट से पैसे दे देता है, जो कि एक आम आदमी के फहम और फरासत में ये बातें नहीं आती, तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ जाता है। अगर कोई शख्स पार्टी के अकाउंट में पैसे देता है तो उसमें ना कोई इलीगलिटी है, ना उसमें कोई मेलाफाइडी है। आप ये कह सकते हो कि इर्रेगुलरिटी है, और इर्रेगुलरिटी क्योरेबल इर्रेगुलरिटी है, और जो पॉलिटिकल आर्डर है 2002 और उसके तहत जो बने हुए रूल्स हैं जिसके जरिए ये प्रोसीडिंग्स की है इलेक्शन कमीशन ने, उसके अंदर जो स्पेशल लॉ होता है उसके अंदर सजा भी उसके अंदर मेंशन होती है। लेकिन शोएब साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन टू यू, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एफआईए का जो केस अब तक मैंने देखा है वो तो कुछ और डायरेक्शन में चला गया है। पहले जो इस पे सियासी चर्चा था वो तो ये था कि कोई फॉरेन ताकतों ने फॉरेन फंडिंग की है या ऐसे अशखास ने की है जिनका ताल्लुक, कोई खातून है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, किसी ने कोई शायद फॉरेन फंडिंग का मतलब ही है कि फॉरेन हुकूमत करी। लेकिन अब तो ये है कि बैंक ऑफिसर ने जो अकाउंट खोला वो खोल नहीं सकता था, और फॉरेन एक्सचेंज रूल्स की, रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी हो गई है, एफिडेविट गलत दिया भाई, ये तो एक प्योरली टेक्निकल केस बन गया है, ये अब ममनुआ फंडिंग का केस रहा नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एफआईए अब एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का या इंटीरियर मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक, जिस तरह बाकी 25 एफआईआर कटी हैं उनमें से एक एफआईआर ये भी है। अगर आप इल्जाम देखें, मुझे ये बताएं कि भाई अगर बैंक मैनेजर गलत तरीके से काट रहा है और ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहा, तो उसमें इमरान खान या उनके जो अकाउंट खोलने वाले हैं उनका क्या कसूर है? मैं कल बैंक में जाता हूँ अकाउंट खुलवाने, मेरा अकाउंट का प्रोसीजर ठीक नहीं किया बैंक मैनेजर ने, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? दूसरी बात यह है कि अगर बाहर से कोई बंदा मुझे पैसे दे रहा है तो भाई पैसे मेरे अकाउंट में डाल रहा है या भेज रहा है, तो मैं उसको जाकर पहले चेक करूंगा कि उसका इल गॉटन मनी तो नहीं है। ये तो बड़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको सिवाय
एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने के। इसके अलावा इसके कंटेंट्स के अंदर कोई जान नहीं है, इसके कंटेंट में जान नहीं है। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। बाकी गेस्ट की तरफ चलता हूँ। राना एहसान असल खान साहब मेरे साथ हैं, अंदलीप अब्बास साहिबा मेरे साथ हैं, आमिर ज़ियाद साहब मेरे साथ हैं। राना एहसान साहब, ये जिस नोयत का केस है ये तो ऐसे ही है जैसे एक आम शहरी जो है वो प्लॉट लेता है, घर लेता है, उसको कोई पेमेंट करता है, वो पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से लेता है, क्रॉस चेक से लेता है, बैंकिंग चैनल के जरिए लेता है। वहीं तक कानून की जिम्मेदारी होती है कि उसने बैंक से लिया, उसके बाद वो पैसे कहाँ से आए, सोर्स क्या था, देने वाले की नीयत क्या थी, ये उससे नहीं पूछा जा सकता। वरना तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। यहाँ ये जिस नोयत का केस बनाया गया है, इससे पॉलिटिकल डेस्परेशन जो है PMLN की नजर आती है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये इतना ही कमज़ोर केस है तो इतनी ही आसानी से ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है तो उनके पास ये ऑप्शन है कानूनी तौर पे कि वो बेल ले लें। इसके अंदर जो मैंने अभी बड़ी जल्दी से पढ़ा कि FIR का कंटेंट क्या है, तो उसमें चीटिंग, डिसऑनेस्टी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और फिर जो दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है वो अब्राज को जो है वो ऑलरेडी कुछ $300 मिलियन के घपले के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड थी वो जो प्रोजेक्ट था वो इन्होंने उसका इनके साथ तो ताल्लुक नहीं बनता था, जिसके अंदर इनके लिए लेकिन दुबई अथॉरिटी, मैं तो वो बता रहा हूँ, इन्होंने इनके लिए फंडिंग, इनके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। उन्होंने फंडिंग इनके लिए की है, उनके तल्लुकात थे इमरान खान साहब के साथ, पर्सनल लेवल पे तल्लुकात थे। तो वो सारे जो मामलात हैं वो इन्वेस्टिगेट होंगे। आपने अपना घर बेचा, जिसको घर बेचा वो बाद में कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया, ये करप्शन या स्मगलिंग में पकड़ा गया, उसका आपके साथ ताल्लुक नहीं। आपने चेक से पेमेंट, यही चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी ना जी। तो वहां FIA देखिए यही चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी कि कितना तल्लक था नहीं घर बेचा, क्या ये बाय प्लान किया गया। आपने सर घर बेचा एक शख्स को, ये तो आप उनकी बेगुनाही चेक से पेमेंट कर दी, आप उनकी बेगुनाही बयान कर रहे हैं, उसमें आप कैसे शामिल हो गए? उनकी बेगुनाही बयान कर रहे हैं, बट दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उनकी जो बेगुनाही है, जो कनेक्शन, लॉजिक पूछ रहा हूं, FIA को लगता होगा कोई कनेक्शन है, मुझे तो नहीं पता। तो देखें, यू आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नथिंग, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई कनेक्शन होगा, लेकिन जो FIR है, FIA आपका ऑर्गन है ना, डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट के मातहत है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, FIA ने उनके ऊपर जो FIR कटी, तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना जी। अगर कोई लिंक ना हुआ और वाकई जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि वो इतने इनोसेंट हैं कि उनको पता नहीं था कि अब्राज किस चीज में इन्वॉल्व है, और उनके लिए उन्होंने जो है वो फिर ये भी बयान है इस्तेमाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने आपने घर बेचा, जबकि डिक्लेयर नहीं किया, घर बेचा, एक आदमी ने घर लिया, उसके पैसे गलत थे, लेकिन आपको नहीं पता, उसने कानून ये कहता है कि आपने चेक से पेमेंट लेनी है। अगर आप कैश पेमेंट लेते, घर किसी को बेच देते, अगर ये प्रूव कर लेंगे, अगर इस चीज को वो प्रूव कर लेंगे, तो फिर ये चीजें जो है वो, अगर उनके पास सारे सबूत हुए कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, तो वो बरी हो जाएंगे इस केस से। लेकिन ये FIR कटी, अभी तो शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन, इनसे पूछताछ की जाएगी। PTI का मौका ले, अंदलीप अब्बास साहिबा पाकिस्तान के लिए समझते हैं कि FIA ने एक बहुत मजबूत केस बनाया है, बड़ी तहकीक करके, रिसर्च करके केस बनाया है, और अगर इनोसेंट होंगे इमरान खान और बाकी सब लोग तो फौरी तौर पे बरी हो जाएंगे। लेकिन यह है कि उन्होंने ऐसे पैसे लिए हैं जो नाजायज़ पैसे थे, जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, खा बैंकिंग चैनल से क्यों लिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि बेचारे इनका सियासी दिवालिया भी हो गया है, मौशी दिवालिया भी हो गया है, पब्लिक में ये निकल नहीं सकते। पहले यहाँ इनको था मसला, तो यहाँ लोगों को अरेस्ट कर रहे थे कि ये मुझे देख के हंसता है। अतागारट ने 4 बच्चों को उठा लिया रेस्टोरेंट से कि मुझे देख के हंस रहे थे, जेल में डाल दिया बगैर किसी वारंट के। यही लोग जब बाहर जाते हैं वहां भीगी बिल्ली बन जाते हैं, वहां एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहां लोग इनके चोरी किए हुए अपार्टमेंट से बाहर नहीं आने देते। क्या ताल्लुक है? वो कह रहे हैं कि नाजायज पैसा था, इल गॉटन वेल्थ थी, गलत तरीके से आया, अकाउंट गलत खुला, एफिडेविट गलत दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई, वो तो ये केस बना रहे। मैं आ रही हूँ ना उस पर। जब आपके पास ना, आप इलेक्शंस में नहीं आ सकते। आप देखें, एक पूरा खत लिखा आज कोई 14वीं दफा वजीर दाखिला ने कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करते।
क्योंकि इनको पता है कि पहले फेंटस पड़ा है, अब दोबारा फेंटस पड़ेगा। मतलब ये ना सियासी तौर पे हमें फेस कर सकते हैं, ना पब्लिक में जा सकते हैं, तो ये झूठे मुकदमे बनाएंगे। मुझे बताएं मुईद, मेरे ऊपर इस बड़ी मुझसे छोटे आदमी ने 7 केस किए, 4 टेररिज्म के, जिसमें 788 का केस था मेरे ऊपर। तो मुझे ये बताएं, और उसी तरह डॉक्टर यास्मीन के ऊपर, उसी तरह तमाम बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, बड़े, 2 साल के, 85 साल के। तो आपके ख्याल में इनके पास क्या है सिवाय इसके कि हम जैसे लोगों को ये कहने के कि मैं चुक लांगा, मैं कर दूंगा, क्योंकि सारी उम्र गुल्लू बट क्रेसी की है। मुझे ये बताएं, मरियम और मरियम का अब्बा वहां बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है जी मारे गए, लुटे गए, मेरी बेटी मेरी बीवी, मेरी बेटी मेरी बीवी। यहां जो सैलाब ज़दगान 3 करोड़ मरे हुए, उसकी बात ही नहीं कर रहे कि उन बेचारों को क्या हशर किया है। लेकिन अपनी बेटी, और वो जो बेटी थी मॉडल टाउन में जो आज तक इंसाफ मांग रही है, जिसकी मां को खुले मुंह पे गोलियां मारी, और जो दूसरी खातून थी जो हमला थी, जो आप लोगों ने लाइव दिखाया 24 घंटे चैनल, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो इन लोगों के लिए क्या किया अपनी हुकूमत में उनके लिए? कुछ कोई सबूत लेके आते हैं ना, प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट करती, कुछ भी नहीं किया, कोई सबूत नहीं मिला। नहीं बोलती मुईद, मैं नहीं बोलती, मैं बीच में नहीं बोलती। मैं बात सबसे एक सवाल पूछ के मैं आगे जाना चाह रहा हूं, आमिर साहब की तरफ। कर ले, आधा घंटा और ले। क्या इमरान खान साहब इस केस में आप प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे? बिकॉज बड़े स्ट्रेटेजिक मोमेंट पे जब इमरान खान इलेक्शन में खड़े हुए हैं, 8 या 7 हल्कों में बाई इलेक्शन है 16 अक्टूबर को, ये FIR उनके खिलाफ आ गई है जिसपे मुमकिन तौर पे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या आप बेल करवाएंगे आज रात को? जी वो देखें, हमारी कानूनी टीम बिल्कुल लगी हुई है, बेल भी कराएंगे। खान साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा शायद एक केस रह गया मेरे ऊपर कि जी चाय में रोटी डाल के खाता है, इसको दहशतगर्द, कत्ल, फ्रॉड, सब केस इस पे कर दो। अच्छा, जरा आमिर ज़िया साहब की तरफ मुझे आने दीजिए। अंदलीप अब्बास साहिबा को हमने सुना, मेरे साथ हैं, राना साहब भी मेरे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, आपने दोनों को सुन लिया, आपने दोनों का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव सुना, आपने लीगल एनालिसिस भी सुना इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। वो समझते हैं केस बहुत कमज़ोर है, इसमें जान नहीं है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस मौके पर? 11 तारीख को FIR आ जाती है, 16 तारीख को इलेक्शन होने हैं, बाई इलेक्शन 2 कराची में है, 2 पंजाब में है, 3 अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, और हर जगह पे इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने दरख्वास्त थी फेडरल गवर्नमेंट की कि नहीं, हमें ये नहीं करने, इनको मुलतवी कीजिए इलेक्शन। तो अभी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस केस की पॉलिटिकल? देखिए, इसका अवामी परसेप्शन पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। ज़ाहिर है कि लीगल राय आ गई, दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ की आ गई हैं। सवाल ये होता है कि इस मुल्क को किस किस्म के मसाइल का सामना है, कितने गंभीर मसाइल का सामना है, और उसमें आप देखिए कि हुकूमत के पास कितनी फुर्सत है कि वो उस तरह के केसेस जिसके बारे में बहुत सारे जो मारूफ कानूनदा हैं, और वो कानूनदा ऐसे भी हैं कि जिनका ताल्लुक खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और दीगर जमातों से है, वो भी कहते हैं कि बड़े फ्लिमजी चार्जेस हैं इस केस के अंदर, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसकी भी अगर आप देखें वो मतलब 30-35 करोड़ रुपए की है गालिबन। तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह के केस बनाए गए, जो हमें इब्तदाई मालूमात मिली कि जिन लोगों ने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड को भी अगर इस्तेमाल किया तो उसको उन्होंने उसको फॉरेन फंडिंग करार दे दिया। वो ये भूल गए कि बाज़ कंपनियां जो हैं वो सिंगल ओनरशिप में होती हैं, कि मुईद पीरज़ादा साहब की कंपनी है तो उन्होंने बजाय अपने ज़ाती अकाउंट से देने के उन्होंने अपनी उस कंपनी के अकाउंट से दे दिया, और वो कहीं पे $100 की रकम है, कहीं $200 की रकम है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें हो सकता है कुछ चंद हज़ार की भी हो, या अगर जैसे भी नाम लिया जा रहा है इसका अवराज ग्रुप का, तो उसमें बिल्कुल वाली बात है कि अगर कोई ग्रुप, और देखिए हमें पता है कि जितने बिजनेस ग्रुप्स हैं वो एक ही पार्टी को फंड नहीं करते, वो हर पार्टी को फंड करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन है बहुत सारे, अगर आप देखें वो पीपल्स पार्टी को भी फंड करेंगे, PTI को भी करेंगे, और दुनिया भर में इस तरह होता है। तो उसका कोई तरीका नहीं है कि उस चीज़ को चेक किया जा सके। तो ये एक तरह का मेरे ख्याल में सियासी केस है, और सियासी केस जितने होते हैं आप देखें कि बड़े ज़ोरों शोर से उठते हैं, बड़ा मीडिया ट्रायल होता है, लेकिन फिर वो क्लोजर की तरफ नहीं जाते। और हमारी ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसमें तो आप देखिए कि जो ओपन एंड शट केसेस जिनको एक ज़माने में कहा जाता था, जो कि नून लीग के रहनुमाओं पे पीपल्स पार्टी वालों ने बनाए थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे नून लीग के रहनुमाओं ने बनाए थे, उन केसेस का जो क्लोजर है वो बरसा बरस के बावजूद नहीं हुआ। लेकिन
उसमें अपॉर्चुनिटी ये मिली कि जनाब आपने उनको बड़ा मतलब है कि गन में उनको धोया, उनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया। अब इमरान खान के खिलाफ जो मैं देखता हूँ कि एक बड़ा मजे का खेज सूरत हाल है कि फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना केस अभी तक जो सामने आए हैं, तो उनमें से कोई भी केस मतलब है ऐसा नहीं है कि जो आप जिसको अवाम जो है वो समझे कि जी वाकई कोई बहुत बड़ा एक कोई करप्शन का केस है, और उसको लोग इस नजर से देखते हैं मोहित साहब कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन के तहत। तो ये मतलब एक मैं अवामी परसेप्शन की बात करूं, और अवामी परसेप्शन में एक बात का मुझे अगर आप इजाफा करने की इजाजत दें कि इस वक्त जो है लोग बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है, वो बहुत उसके सामने सवाली निशान है। उसका इत्मीनान जो है पार्लियामेंट पे छूट गया है। वो देखते हैं जी सिविलियन हमारे यहाँ जो एक केसेस आते हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उस पर वो लोग बड़े हैरान परेशान होते हैं कि सारे वो लोग हैं या जो मौरूसी सियासत उनकी आपको नजर आती है, या वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, या वो लोग हैं जो बहुत मुतनाज़ा हैं। तो ये चीजें जो है खुशाइन नहीं है मुल्क के लिए और निज़ाम के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे मतलब है कि आप कहते हैं ना जमहूरियत की निशानियां हैं, उनको देखकर लोगों का दिल बैठ रहा है कि जिन जिन लोगों को लाया जा रहा है। अभी एक ताज़ा तरीन मिसाल कराची में टसौली साहब की आई है, उससे पहले इसाक डार साहब पे माशाल्लाह कितने केसेस हैं, 60% जो आपकी काबीना है उस पर केसेस हैं, वजीर आजम पे केसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये चीजें जो है बड़ी मतलब मुल्क के हवाले से लोगों को मायूस कर रही हैं। और मैं जब बात करता हूं मुल्क के हवाले से बहुत परेशान कौन है, मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। तो हम ये देखते हैं कि शायद कानूनी तौर पर और पब्लिक की इमेजिनेशन में तो ये केसेस कमजोर हैं जो आज दोबारा FIR काटी गई, लेकिन ज़ाहिर है इसकी कोई पॉलिटिकल सेंस भी होगी। पंजाब के वजीर दाखिला जनाब कर्नल हाशिम डोगर साहब ने अब से चंद घंटे पहले रिजाइन कर दिया। क्या वजूहात हुई, इसकी अहमियत क्या बनती है, क्या पंजाब की हुकूमत को इस वक्त को खतरा है, गिराने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ। अंदलीब, ये सही है कि आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया, आप समझती हैं कि अवाम इनके साथ नहीं है, लेकिन उनको भी पता है कि अवाम उनके साथ नहीं है। इस मौके पे जब बाई इलेक्शन होने वाले हैं, इमरान खान साहब का FIR में नाम दर्ज करना, हाशिम डोगर साहब का रफ्तन अचानक पंजाब में रिज़ाइन कर देना, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मूव तो होगी ना। हाशिम डोगर साहब पे पहले भी इल्ज़ाम थे कि वो स्प्लिट हैं, वो डरे हुए हैं, उनको कहीं से मशवरे आते हैं, वो खुल के एज इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे, इसी कन्फ्यूजन में उन्होंने छोड़ भी दिया। तो कोई पॉलिटिकल मूव तो होगी ना PDM की। देखिए, ये तो इस पे तो मेरे से सवाल है मोहित साहब आपका चाहिए लाइन पे और उनसे पूछना चाहिए। मैं राणा साहब आपके पास आ रहा हूं अंदलीब का जवाब लेके। जी, तो ये तो आपको उनको लाइन पे लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनके बिहाफ पे ये जवाब नहीं दे सकती। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त वो हालात हैं कि हाशिम डोगर का तो एक्सप्लेन कर दे वहां क्या हुआ। और ये सारे, मैंने तो आपको कहा कि आप उनको लाइन पे लें, क्योंकि मुझे जो पता चला है वो उन्होंने जाती वजूहात की बना पे रिजाइन किया है। अगर उसके अलावा कोई बात है तो आप उनको लाइन पे लें और उनसे डिटेल में पूछें। जहां तक उन्होंने खुद छोड़ा या आप लोग चाहते थे कि वो छोड़े? अब इलेक्शंस, मैंने तो आपको कहा कि उन्होंने जाती वजूहात की बना पे रिजाइन किए। अब और अगर आप कोई उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उनको पता होगी, मुझे तो नहीं पता। तो जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त इनके पास जो इश्यूज हैं वो इनकी आपस में PMLN लाहौर, PMLN लंदन के बहुत बड़े इश्यूज हैं। आप ये देखें कि इनका बयानिया क्या है PMLN लंदन का। वो आज आके कहते हैं जी हम तो बड़े कमजोर हैं, जबरदस्ती बिठाया हुआ, हमारी हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है। अच्छा, फिर वो आके कहते हैं कि जी नहीं, इकॉनमी में ये PTI ने लैंडमाइंस डाली। फिर आपको पता चलता है कि मरियम और जो शहबाज शरीफ है वो कह रहे हैं कि हाँ जी बेड़ा गर्क हो गया, मिफ्ता का कुछ नहीं आता था, मिफ्ता ने प्राइसेस को ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब आपके अंदर पार्टी के 15 चूंचू के मुरब्बे हैं, ANP कह रहे मैं छोड़ दूंगा अगर आपने इलेक्शंस पोस्टपोन कराए, वजीर दाखिला चाह रहे हैं कि जी पोस्टपोन हो जाएं, उसके अलावा आपकी अपनी पार्टी में कि कौन बनेगा वजीर आजम और कौन बनेगा वजीर आला खेला जा रहा है। और मरियम जो है वो लंदन से ऑपरेट कर रही है और शहबाज शरीफ यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, और एक एस्टैब्लिशमेंट को फेवर कर रहा है, एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो आप ना तीतर ना बटेर, आपका बयानिया इस वक्त वो हाल है कि जो लेटेस्ट सर्वे आपने देख लिया होगा कि ये प्रोग्राम जितने मर्जी आप कर लें, जो मर्जी मीडिया कह ले,
जितने मर्जी आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जैसे जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी और ऊपर चली जाती है। इस वक्त 53% है और माशाल्लाह शहबाज शरीफ की आप देख लें कि वो सिंगल डिजिट्स पे आ गई हुई है और ये खात्मा बलखैर जो है ये होना ही होना है। वरना मुझे बताएं, ये रहे ऑपोजिशन में 3.5 साल, ये मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा इन्होंने किया और वो आप सबने दिखा दिया कि फतीसड़े उड़ गए। उसके बाद ना ये लॉन्ग मार्च कर सके, ना ये शॉर्ट मार्च कर सके, ना इस्तीफे दे सके। किया लॉन्ग मार्च तो वो मौलाना के कल्ट ने किया और एक ट्रेन मार्च किया बिलावल ने सिंध से इस्लामाबाद। ठीक है राणा साहब, इलेक्शन आप लोग चाहते थे, सेलेक्टिव रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस आप लोगों ने की, इलेक्शन फिर आपने पोस्टपोन करवाए, अब दोबारा आपने ईसीपी को लिखा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, राइटिंग कह दिया कि 12 से 17 के दरमियान, आज 11 तारीख है। अब सवाल यह है कि इलेक्शन तो ईसीपी ने आपकी बात नहीं मानी, यहाँ पे क्या हुआ है कि ईसीपी ने आपकी बात को रद्द कर दिया है? इस इलेक्शन के लिए आप कितने तैयार हैं जहां इमरान खान खड़े हैं आपके खिलाफ? देखिए, मैं कोई भी क्लेम करूं कि हम कितने तैयार हैं या कितना बेहतरीन हम रिजल्ट लेके आएंगे, वो 16 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि कौन कितना कामयाब है और कौन कहां खड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह अभी अंदली बीबी फरमा रही थी, इनका जो नैरेटिव है वो भी एक्सपोज बदतरीन तरीके से हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। इनका ये नैरेटिव था कि ये एक आलमी साजिश हुई और फिर ये नो कॉन्फिडेंस आई क्योंकि उन्होंने फंड किया था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो आलमी साजिश का तो भांडा फूट गया। वो ऑडियो लीक्स में जाहिर हो गया कि किस तरीके से साइफर से खेलना है और किस तरीके से आपने मिनट्स और एनालिसिस अपने मुताबिक बनाना है। और ये अभी माहौल गर्म है तो इसका सख्त फायदा उठाओ और लेटर को जो है वो इसको ट्रांसक्रिप्ट को लेटर बना के पेश करो और फिर बाकी मामलात भी जो आए ऑडियो लीक्स में वो क्लियर हो गया। तो आलमी साजिश तो इनकी दफन हो गई। अब इनका कौन सा बयानिया? अब ये कहते हैं इलेक्शन कराओ, तो क्यों कराएं भाई? आपकी ख्वाहिशात के ऊपर ये मुल्क चलाएं या आइन के मुताबिक चलाएं? आइन आपको बताता है कि अगस्त 2023 तक जो है वो हुकूमत का टेन्योर है। तो आपका जो बयानिया है वो तो दफन हो गया। अब आप सिर्फ जिद अना के ऊपर अपना जो है वो ये मार्च कर रहे हैं। और हकीकी आज़ादी की जब आप बात करते हैं तो हंसी आती है कि जिस बंदे ने 20,000 अरब के कर्जे लेके इस मुल्क को मकरूज तर्क कर दिया, जिससे मईशत नहीं संभाली गई, और जो जिसने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि जिसके अंदर कहें कि उसने हकीकी आज़ादी की। हकीकी आज़ादी इकोनॉमिक बेटरमेंट से आती है, जो हमने 2013 से 18 में की, जब हमने इस मुल्क के अंदर रोशनियां जो हैं वो बहाल की, जो अंधेरे थे उनको दूर किया, और जिस तरीके से न्यूक्लियर धमाके करके हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा सर, वो तो और इस मुल्क को जो है एक नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड डेफिसिट छोड़ के गए थे। जी बिल्कुल छोड़ के गए थे, और ये भी 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाना, और फिर लेकिन ये हम तो अगर छोड़ के गए थे, लेकिन हम IMF और मुल्क के बैक पे जो है ना छुरानी घूम के गए थे। ये जाते जाते इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए, यू टर्न हो जाए, और उसके बाद खतूत भी लिखे इन्होंने IMF को कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम ना चले। तो बेशक अगर वहां हम छोड़ के गए थे तो ये भी छोड़ के गए, लेकिन इन्होंने कमर पे खंजर भी मारा कि ये किसी तरीके से मुल्क जो है ना और इंस्टेबिलिटी की तरफ आमिर ज़िया साहब को तो बयानिया तो इनका एक्सपोज हुआ है, और अब आमिर ज़िया साहब, और अब इनके पास कोई बयानिया नहीं है। अब इनके आपके सवाल को लेकर आमिर ज़िया साहब के पास जाना चाहता हूं। आमिर ज़िया साहब, आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में एक बार फिर हुकूमत ने खास तौर पे कोशिश की कि जो साइफर का बयानिया है रोनल्ड लू वाला इमरान खान का, उसको तोड़ा जाए। क्या वजह है कि अचानक ये कंपल्जन बन गई है? लीक्स भी उसी हवाले से हो रही हैं, सारा मीडिया भी उसी पे लगा हुआ है, हुक्मरान जमात भी बार बार उसकी तरफ कर रही। क्या कंपल्जन है? प्रेसिडेंट अलवी ने भी कुछ खासे कंफ्यूजिंग किस्म के कमेंट्स कर दिए हैं। इसकी वजह बिल्कुल सामने की है ना कि इमरान खान साहब जो हैं इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को, इसके जायज़ होने को चैलेंज कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो इस हुकूमत के लिए इमरान खान है। तो इमरान खान पे ज़ाहिर है कि जो जवाबी कार्रवाई हो रही है तो उस पर कई महाजों से उनको घेरने की कोशिश हो रही है। उसमें किरदार कुशी की मुनज़्ज़म जो इमरान खान का इल्ज़ाम है वो भी कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान तो 6 महीने से यही कर रहे हैं ना। पिछले 1 महीने में साइफर की बात तो लोग भूल गए हुए थे आमिर साहब। पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत को साइफर याद आ गया?
मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि मुख्तलिफ महाज जो उन्होंने गर्म किए हैं, खोले हैं, तोशा खाना है, उसी में साइफर का महाज भी है। और उसमें देखिए टेक्निकल बातों के ऊपर जो है उलझाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जैसे अगर इमरान साहब की जो मुबैना ऑडियो है वो ये कह रहे हैं कि भी लोगों को ट्रांसक्रिप्ट का लफ्ज़ समझ में नहीं आएगा, ख़त का लफ्ज़ समझ में आएगा। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है मतलब है कितनी नाख्वानदगी है, कितने लोगों को जो है अंग्रेज़ी उनको आती है। तो जो भी लीडरशिप होती है वो कोशिश करती है कि आसान ज़बान में लोगों से इब्लाग करे, कम्युनिकेट करे। तो उसमें अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट को ख़त कह दिया, आपने लेटर को जो है ख़त कह दिया, गो के लेटर नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, और वो भी उस साइफर का ट्रांसक्रिप्ट है। कि साइफर तो वो तो इमरान खान भी उसको डिकोड नहीं कर सकते, उन्हें कोई किसी ने डिकोड करके दिया होगा। तो इन तमाम चीज़ों को इसलिए उनको उलझाया जा रहा है कि जनाब हर तरफ से उनको हमला करके डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए मोहित साहब कि हमारी हर सियासी जमात का बड़ा कैप्टिव क्राउड है, जो पीपल्स पार्टी के फर्ज करें मानने वाले, चाहने वाले हैं, जो भी उनकी तादाद है, वो कुछ भी कह लें, आप जरदारी साहब पे केस बना लें, कुछ भी कर लें, कहेंगे जी जरदारी जो है बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा, उसी तरह शरीफ खानदान के कुछ लोग जो हैं आंखें बंद करके उन पर यकीन करते हैं और कोई भी केस हो वो परवाह नहीं करते। उसी तरह इमरान खान इस वक्त जिस स्टेज पर हैं और उसमें आपको लगता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी उनके उस पर यकीन करते हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इमरान के खिलाफ जो है आप कोई ऑडियो की जगह वीडियो लेकर आ जाएं, आप उनके खिलाफ कोई साइबर का केस लेकर आ जाएं, जिन्होंने पोजीशन ली हुई है वो इस वजह से ली हुई है कि जो लोग उनके सामने इमरान के जिनसे मुकाबला है उस पर लोगों को शक शुबा है। और वो देखते हैं कि जी कई बरस तक हमारे जो रियासत के बेहतरीन इदारे थे, अदलिया जो थी, सुप्रीम कोर्ट कहती थी ये तस्लीन माफिया है, हमारे जो तहकीकाती इदारे होते थे उसके ऊपर एक पूरा उनकी नैरेटिव बिल्डिंग होती थी, आज से नहीं हो रही है। मतलब 90 की दहाई से मैं अगर याद करूं तो एक पूरा एक बयानिया है इस चीज के खिलाफ। अब उसको अंडू करने की जो है वो कोशिश इतनी आसान नहीं होगी। और वो मतलब है, बल्कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लोग पूछते हैं कि जनाब कल तक तो ये कहा जाता था, आज एकदम ये केसेस कैसे खत्म हो गए, या तो पहले बहुत बड़ी गलती हुई है या आज गलती हो रही है। तो ये सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं, इसको देखना होगा। जी ब्रेक मुझे लेने दीजिए। आमिर ज़ियाद साहब समझते हैं कि जिस नैरेटिव को केसेस के हवाले से, करप्शन के हवाले से बदलने की कोशिश की जा रही है, इसके रास्ते में हुकूमत को और निज़ाम को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज एक नैरेटिव इंसानी जहनों में, पाकिस्तान के लोगों के जहनों में बहुत गहरा बैठ चुका है। इसे मिटाना, इसे हटाना कोई आसान काम नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके देखते हैं, डिस्कशन आगे लेके चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। अंदलीब अब्बास साहबा की तरफ चलता हूँ। अंदलीब अब्बास साहबा अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन, जब ननकाना में बोल रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की। 2 महीने से, कुछ 6 हफ्ते या 7 हफ्ते से इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च हो नहीं रही। वफाकी हुकूमत को इतनी परेशानी भी आपने डाला हुआ है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा भेजी थी अपनी इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, उसमें बाकायदा लिखा है कि 12 और 17 तारीख के दरमियान में इमरान खान इस्लामाबाद पे हमला आवर होने वाले हैं। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको माना नहीं है, लेकिन आखिर कोई डेट आप लोग दे दें, आखिर करना क्या चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च के, क्या है ये लॉन्ग मार्च? वो स्ट्रेटजी क्या जो सबको पता चल जाए। स्ट्रेटजी तो हमेशा वो होती है जो आपके सारे अपोनेंट्स सारा वक्त एंग्शियस रहें, गेस वर्क करते रहें। जैसे इन्होंने माशाल्लाह कोई कंटेनर नहीं छोड़ा मुल्क का कि वो अपना काम कर सके, कोई इन्होंने शेलिंग नहीं छोड़ी। इनको पता है इन्होंने बुजुर्गों को, औरतों को मारना दोबारा। हमने सज्जी दिखा के खब्बी मारनी है और ये देखते के देखते रह जाएंगे। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो उस वक़्त होगा जिस वक़्त इनको खबर भी नहीं होगी। और इसलिए शुमाल, जनूब, जहाँ जहाँ ये देख रहे होंगे वहाँ से नहीं कहीं और से निकलेगा ये काफिला। और वो सारी जो है चीज़ें, चाहे वो 12 को हो या 17 को हो या 21 को हो या 22 को हो, वो आप ये नहीं तो क्या पैराट्रूपर से सवाल करेंगे, हेलीकॉप्टर के जरिए ऐलान करेंगे, पैसा, सारी बदमाशी फेल हो जाएगी। ये तो मैं आपको नहीं इनकी स्ट्रेटजी की लगती है कि आपको गैर यकीनी की सूरत हाल में रखा जाए, आपको कंफ्यूजन में रखा जाए, खौफ में रखा जाए। इतना खौफ है कि आपने सैकड़ों कंटेनर इस्लामाबाद में इकट्ठे किए हुए हैं, 10 दिन हो गए। आपने ड्राई पोर्ट खाली कर दिया है, मुल्क के कमर्शियल और ट्रेडिंग सर्कल को नुकसान पहुंचा दिया है। ईसीपी को आपने कहा कि 12 और 17 तारीख के दरमियान में हमला होने लगा इस्लामाबाद पे। क्या वजह है? इन्होंने फिर ये तो खेल रहे हैं, ये तो कुछ किए बगैर ही आपको डरा के रखा हुआ है।
देखें, हुकूमत का काम है कि वो अपनी रेट कायम करे। ये अनाउंस कर रहे हैं कि इन्होंने रेड जोन में आना है, ये अनाउंस कर रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत को यरगमाल बनाना है, तो हुकूमत कभी भी इजाजत नहीं दे सकती इन चीजों की। रेड जोन कभी नहीं कहा इन्होंने सनसनी फैलानी है, फैलाते रहें। नहीं कहा है, मैं तो रोज टॉक शोज करता हूं, रोज इनके लोग कहते हैं हमने डी चौक आना है, रोज कहते हैं हम डी चौक में आएंगे, हम वहां जो है वो आके मुजाहरा करेंगे। इमरान खान ने खुद कभी नहीं कहा, वैसे कॉमनली अनाउंस हो रहा है, इनके लीडर्स कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, मेरे साथ टॉक शोज में रोज इनके वो मेंबर कहते हैं कि हम आ रहे हैं जी डी चौक में, अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हम देखते हैं, हम सरप्राइज देंगे। वरना अगर इन्होंने F9 पे आना है तो हम तो इनको इजाजत दे देंगे, कोई इशू नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको कह रहा है कि आपने पिछली दफा भी वायलेशन की थी, आपने कहा था आप डी चौक नहीं जाएंगे, फिर भी सवाल ही है कि अभी अदलीब से सवाल सुना कि इनको तो पता ही नहीं है कि इमरान खान ने क्या करना है। उन्होंने बताया ही नहीं किसी को, उन्होंने खुफिया रखी हुई अपनी पूरी स्ट्रेटजी, ताकि किसी को पता ना चले। आप अनाउंस कर रहे हैं ना, दे आर अनाउंसिंग। मैंने खुद सुना है, अपने कानों से सुना है कि ये डी चौक में आना चाहते हैं, 10 दफा सुना है। नहीं, वो तो इनके सेकेंडरी टर्शरी लीडर्स अनाउंस कर रहे हैं ना, कि ये इनके टॉप लीडर्स अनाउंस नहीं कर रहे। तो हुकूमत ने तो अपनी प्लानिंग करनी है ना, हुकूमत ने तो अपनी जो तैयारी करनी है, हुकूमत ने रिट कायम करनी है, अपनी हुकूमत ने प्रोटेक्ट करना है रेड जोन को। तो हुकूमत किसी चीज को लाइटली नहीं ले सकती। अगर इनकी पहली क़यादत करे या दूसरी क़यादत अनाउंस करे, अगर वो डेली अनाउंस करेगी कि हमने आना है और हम आके जो है वो अपनी शराइत को मनवाएंगे और यहाँ वो तो उस चीज की इजाजत नहीं दे सकती जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इनकी शराइत जो है वो आईनी नहीं है। आइन मुद्दत बताता है इलेक्शन की, और जो ये बेसिस बता रहे हैं इलेक्शन का कि गैर मुल्की साजिश हुई है, वो उनका भांडा फूट चुका है। अवाम जान चुकी है इनका साजिश इमरान खान ने की, और उसके ऊपर भी केस बनेगा। अभी इनके ऊपर ये तसल्ली रखे और ये आए इस्लामाबाद। इन्होंने जहां जहाजों से आना है, इन्होंने या हेलीकॉप्टर से छलांगे मार के आना है, या इन्होंने जिस तरह मर्जी ये प्लान करें, इनको जो है अगर इनका इरादा जो है वो इंतशार फैलाने का है, यरगमाल बनाने का है हुकूमत को, और डी चौक और रेड जोन में आने का है, तो हुकूमत इनको भरपूर तरीके से रोकेगी। आमिर जिया साहब, चूंकि साइफर पे एक बात काफी रह गई आपसे, पहला क्वेश्चन ये है कि आरिफ अलवी साहब ने मुख्तलिफ टेलीविजन इंटरव्यूज में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे दी हैं साइफर के हवाले से। जो अभी उन्होंने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया गुज़िश्ता 48 घंटे में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि साजिश हुई है, लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा है चीफ जस्टिस में। आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ जो है वो अपनी पोजीशन में तब्दीली ला रहे हैं? प्रेसिडेंट अलवी को उन पर प्रेशर है, दबाव है, या वो देख रहे हैं कि अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं? बहुत बड़ी स्टेटमेंट, वो अब इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करें, क्या हो रहा है आमिर? यकीनन देखिए, दबाव तो है। दबाव इस वक्त सारे जितने भी कहते हैं ना मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, सब फंसे हुए हैं। हमारी हुकूमत फंसी हुई है, इमरान खान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, हमारे इदारे फंसे हुए, और ज़ाहिर उसमें सदर आरिफ अलवी भी, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो भी फंसे होंगे। लेकिन ये जो सबसे आप अभी अहम, सबसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन सवाल ये है कि इमरान खान क्यों हुकूमत को और अपने चाहने वालों को इतनी मतलब इंतजार करवा रहे हैं, और वो क्यों कहे जा रहे हैं कि मैं मतलब ऐलान करूंगा और ऐलान करके नहीं देते। ये बड़ी अहम बात है। मैं समझता हूँ उसकी वजह, जो अगर मुझे आप इजाज़त दें बात करने की इस मौजू पे, वो ये है कि कोशिशें कहीं पर हो रही हैं कि जनाब मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाएं। क्योंकि मोहित साहब, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है अफरा तफरी का, तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो हमारी सूरत हाल है। तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मामलात बातचीत के जरिए हल हो जाए। अब ये बातचीत में हुकूमत की आपको संजीदगी नजर आ रही है कि हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की पहलकारी नहीं हो रही है। तो जिसमें फरीक है बात करने वाली, वो ज़ाहिर PTI है और हमारे इस मुल्क के इदारे हैं कि वो किसी न किसी सतह पर इंगेज हैं। और इसको आप उसी तनाजुर में देखें कि जो मीटिंग कभी हुई है, कहा जाता है सदारती महल में, और उसके बाद मतलब उसके बारे में कहा गया जी उसका जो इख्तिताम हुआ था मनफी हुआ था, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। और जाहिर है कि उसमें कोशिश हो रही है कि जी मामले को तय किया जाए। तो इमरान खान जो है वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, अहम तरीन उन्होंने पोजीशन रखी है अपने पास वज़ीर आज़म की, तो वो भी चाहेंगे कि उस वक्त तक वो मैदान में ना आए। उनकी आखिरी च्वाइस होगी, किसी की भी आखिरी च्वाइस होगी कि जो आप वो फाइनल कॉल दें। उसका दबाव में रखना एक उनकी ज़्यादा समझ में ये चीज़ आती है, लेकिन जुलूस लेके निकलना मेरे ख्याल में उनको भी इस बात के वो है ख्वाहिश होगी दिल में कि बातचीत हो जाए, या उस वक्त वो निकले जब चीज़ें तय होने वाली हों। तो वो चीज़ों को तय करने की कोशिश हो रही कि पाकिस्तान की सियासत जो बंद गली में फंसी हुई है और जो हमारी सियासत की डोर उलझी हुई है, उसको किसी तरह से सुलझाया जाए। और उसके सुलझाने में जाहिर है कि वो हुकूमत की तरफ से पहलकारी नहीं हो रही है। इदारों को एहसास है कि हालात बहुत संगीन हैं। इदारे जानते हैं कि अगर ये सूरत हाल रहती है इस मुल्क में तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो छोड़े, हुकूमत छोड़े, इमरान खान छोड़े, रियासत पाकिस्तान की बात हो रही है।
तो खुदा ना करे वो इस तरह की चीजें हो, क्योंकि एक बार अगर इमरान खान अंदलीप अब्बास साहिबा आपने सुना, जुलूस लेकर आते जी जरा पीटीआई का इस पे पर्सपेक्टिव ले लें। आमिर ज़िया साहब ये कहते हैं, अंदलीप अब्बास साहिबा, आमिर ज़िया साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो शेर आया, मैं आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो मसलसल कहीं मैसेज भेज रहे हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ दरपर्दा मुज़ाकरात की नेगोशिएशन हो रही है। वो देख रहे हैं कि फ़ैसला होगा क्या, वो फैसला साजों को फैसला करने का मौका दे रहे हैं। कुछ ऐसा है, आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका, क्या कहेंगी आप? देखिए, पहला तो नेगोशिएशन हमेशा मुज़ाकरात की होनी चाहिए, ये तो एक प्रिंसिपल रसूल है। अब आपको भी पता है कि अवाम जो है जब वो निकलेगी, मैं लिबर्टी में निकलती हूँ, जब भी मेरे जाने से पहले लोग सारे जमा हो गए होते हैं। जिस रात खान साहब को अरेस्ट करना था, लोग जो थे वो हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि जाती उम्रा चलें। वो कह रहे थे कि जी ये यहाँ आप क्यों खड़े हैं लिबर्टी में। तो लोग इतना तड़प रहे हैं निकलने को कि अगर ये हम निकले और खुदा न खास्ता कोई क्लैश हो गया, और जो कि इनका हुकूमत का वतीरा है कि ये औरतों के मुंह पे गोलियां मारते हैं, इस चक्कर को हम चाहते हैं कि अवॉइड करें। और अगर पॉसिबल है तो जो एक इनएविटेबिलिटी है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये PDM 15 मिला के ये खात्मा खैर हो गई हुई है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर रोज बढ़ रही है। तो इसको आप कब तक रोकेंगे? लोगों को हमसे आगे निकल चुके हैं लोग। अगर हमने बहुत जिसको कहते हैं देर, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पूरे इत्तेहाद में जान पड़ जाएगी, बदतर हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके आने से उनके इत्तेहाद में जान पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब वहाँ एक क्या कहते हैं गमो शोक के मरसिए कर रहे हैं कि मैं हूँ, एक मेरी बेटी है और हम यहाँ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब आप सोचें कि इतनी डफर और इतनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिकेट किया उन्होंने कि बहुत जल्दी वो वापस आएंगे। कोरियोग्राफ्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके अपने लोग सुनने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो जरा वापस आए, एयरपोर्टों पे बगैर सिक्योरिटी के आए। वो अपने अपार्टमेंट से वहां बाहर नहीं निकल सकते, वो निकलते हैं वो कहते हैं सारा टब्बर चोर है। और यहाँ आए तो आपके सारे टब्बर राणा साहब का पूरे एयरपोर्टों पे जैसा इस्तकबाल होगा वो देख लेना आप। 2 मिनट है मेरे पास। राणा साहब, नवाज शरीफ साहब क्या इस वजह से तो वापस नहीं आ रहे कि वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत गिरे ताकि उन्हें एक फातिहाना वेलकम मिल सके लाहौर एयरपोर्ट पे? आखिर क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, वो उनका फैसला है। जब वो वापस आएंगे, वो पंजाब हुकूमत हो या ना हो, उनको एक जबरदस्त किस्म का वेलकम इन एनी केस मिलेगा। और जो उन्होंने बातें की वो ठीक उन्होंने बातें की कि मरियम को और नवाज शरीफ को टारगेट किया गया और उनसे खौफजदा होकर ही उनको किसी को टारगेट किया गया, जिसमें जस्टिस सदीकी ने भी अंदिया दिया। और जिस तरीके से धरने को, जो इनका 126 दिन का स्पॉन्सर्ड धरना था, और वो पूरा जो बाकियात जो साकिब निसार के जरिए वो सारे मामला तय हुए, तो वो सब अब जो है ना वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। और हकीकत जो है वो बाहर आ चुकी है। और ये हकीकत भी बाहर आ चुकी है कि जो बहरूपिया जिसका नाम इमरान खान है, जो एक्सपोज हो चुका है, जिसकी जो बातें हैं जो वो करता है, जो जमीर फरोशी के ऊपर और शिर्क के ऊपर लेक्चर देता था, वो खुद खरीदारी के अंदर जो है वो एक्सपोज हो चुका है। आज उसका सदर जो है वो कहता है कि आलमी साजिश नहीं है। तो इससे बड़ा थप्पड़ जो है वो पीटीआई के ऊपर नहीं हो सकता कि उनका नुमाइंदा सदर जो है वो कह रहा है कि ये आलमी साजिश नहीं है। तो अब इनको चुप कर जाना चाहिए, अवाम को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और ये आए अपना, यानी कि आईनी, इनको तो कोर्ट भी कह चुकी है कि आप आके ऑपोजिशन के अंदर आप बैठे अपना काम करें। ये जो तफरका है, जो मजहबी कार्ड है, जो तकसीम की सियासत आप फैला रहे हैं, इसको बस कर दें, वरना आपका इलाज अच्छा किया जाएगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ साहब सितंबर खत्म हो गया, 11 अक्टूबर होगी, वापस नहीं आए। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला जरूर वापस आएंगे।
और जिस तरह इनको बाकी लोगों की जो इनको जो तकलीफ हो रही है कि इतना ही हमें मरियम पता है, की वक्त हमारा खत्म हो गया। राना साहब का, अंदलीप अब्बास साहिबा का, आमिर ज़िया साहब का, इसी तरह से शोएब शाहीन साहब का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने का। आपने डिस्कशन देखी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।